हमारे इस चैनल प्रकृष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक और वीडियो लेते हैं जिसमें आरएस, आरडीएस, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों और उनके आदर्श उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विपणन या मार्केटिंग का अर्थ, विशेषताएं और तत्व। ये कॉमर्स के खंड में ये प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विपणन का सिलेबस में दिया गया है इसी प्रकार से, तो इसको अच्छे से देखना है। तो आइए देखते हैं विपणन क्या है। पहले तो विपणन उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित करने के लिए की जाती है। यानी वो सारी क्रियाएं जो वस्तु और सेवाएं उत्पादक से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक भेजने के लिए जितनी भी गतिविधियां, क्रियाएं की जाती है, उन सब को जो है हम विपणन कहते हैं। विपणन में क्या शामिल है ये हम देख सकते हैं। इसमें शामिल है बाजार सूचनाओं का एकत्रीकरण और विश्लेषण। सबसे पहले तो सूचनाएं एकत्र की जाए बाजार से कि किस प्रकार की वस्तुएं ग्राहकों को चाहिए, किस प्रकार की वस्तुएं ग्राहकों के बीच में लोकप्रिय है। फिर विपणन का नियोजन किया जाए, यानी विपणन कैसे किया जाए इसका प्लान तैयार किया जाए, प्लानिंग करना, नियोजन के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे अन्य वीडियो में। उसके बाद है उत्पाद डिज़ाइनिंग, यानी उत्पाद की डिज़ाइन बनाई जाए और उसका विकास किया जाए कि जो प्रोडक्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, उसका रंग, रूप, आकार इत्यादि पहले से तय किया जाए। फिर आता है मानकीकरण और ग्रेडिंग्स। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है मानकीकरण और ग्रेडिंग्स। मानकीकरण का अर्थ है स्टैंडर्ड बनाना, कि एक ही स्टैंडर्ड बन जाए, उसी प्रकार से वो उत्पाद हमेशा बनता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि साबुन है, साबुन का एक निश्चित साइज तय कर लिया तो अब हमेशा उसी प्रकार से बनेगा, ये कहलाता है मानकीकरण। ग्रेडिंग्स का अर्थ है उनको अलग अलग जो है ग्रुप में डिवाइड करना। अभी हम आगे देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। पैकेजिंग, लेबलिंग भी इसमें शामिल है और ब्रांडिंग यानी उस उत्पाद का नाम लिखना, नामकरण करना। अब विपणन का अर्थ समझिए। विपणन क्या है? उत्पादन करना, प्रस्ताव करना, व्यवहार करना और आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। इन चार चीज़ों का योग विपणन कहलाता है। तो हम ये विपणन के तत्व देखेंगे, इनमें ये चारों बातें आ जाएगी। आप देखिए इसकी चार विशेषताएं या तत्व। पहला है ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ग्राहकों को क्या चाहिए उस चीज़ का ध्यान रखना, उनकी क्या इच्छा है, क्या वो पसंद करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तभी उनकी आवश्यकताओं को आप संतुष्ट कर पाएंगे। फिर है वस्तु सेवा की पूर्ण जानकारी देने वाला प्रस्ताव तैयार करना। प्रस्ताव का अर्थ है कि आप क्या बेचना चाहते हैं ये ग्राहकों को बताना, उनके समक्ष प्रस्तुत करना कि आप ये वस्तु बेचना चाहते हैं और उस वस्तु में ये चीज़ें हैं, ये उसकी विशेषताएं हैं, ये प्रस्ताव तैयार करना। फिर व्यवहार करना, माफ़ कीजिए, तीसरा देखिए, ग्राहक के महत्व और संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उत्पादन तैयार करना। तो ये पॉइंट आ गया, उत्पादन करना, प्रस्ताव करना और आवश्यकता। अब एक रहा व्यवहार करना। व्यवहार करना का मतलब है विनिमय करना, यानी क्रय विक्रय करना, वस्तु का विक्रय करना और बदले में उनसे धनराशि प्राप्त करना। तो ये चार चीज़ें हैं। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तु का उत्पादन करना, फिर प्रस्ताव करना यानी वस्तु की विशेषताएं बताना, उनके साथ धन और वस्तुओं का विनिमय करना, दैट इज क्रय विक्रय करना। ये कुल मिला के विपणन की विशेषताएं या तत्व है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं विपणन में, तो हम ये देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे विपणन की एक प्रक्रिया, उसमें और चीज़ें आएंगी। एक शब्द जिसके साथ कन्फ्यूजन होता है, विपणन और विक्रय, ये दोनों में कई बार समानता मान ली जाती है कि दोनों समान है, ऐसा नहीं। विक्रय जो है विपणन का एक छोटा सा भाग है। सेल्समैनशिप जो है विपणन का एक छोटा सा भाग है। वो कैसे है देखिए। विपणन एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि विक्रय एक संकुचित क्षेत्र है या
विपणन का ही एक अंग है। इसकी जो रणनीति है, इसके 4 भाग है, यह हम आगे पढ़ेंगे। उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। इसको 4P के नाम से जाना जाता है। 4P, एक तो लोक प्रशासन में जो है विभागीकरण का आधार 4P होता है, वो अलग है। यहाँ ये विपणन का जो है 4P है, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 चीज़ें 4P कहलाता है। इसमें केवल एक ही P आता है और वो है संवर्धन। दूसरा देखिए, केंद्र बिंदु क्या है इसका। केंद्र बिंदु विपणन का है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, यह महत्वपूर्ण चीज़ है विपणन में। जबकि विक्रय में जो है वो है कि वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी उत्पादक से या विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाए, यह कहलाता है आपका विक्रय या विक्रय कला। फिर है उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना, ये महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता को संतुष्ट करके लाभ कमाना विपणन का मुख्य उद्देश्य है। जबकि विक्रय का अधिकाधिक उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करके लाभ कमाना। फिर है 5वां, वस्तु का विचार दिमाग में आने से ग्राहक संतुष्टि तक प्रक्रिया। अब ये आप समझे कि इसको विस्तृत क्यों कहा गया है और विपणन को विक्रय को संकुचित क्यों कहा गया। विपणन में वस्तु का विचार दिमाग में आया कि यह वस्तु एक बनाई जानी चाहिए, इस प्रकार की एक वस्तु हो सकती है, वहाँ से लेके वस्तु के निर्माण, उसके विक्रय और आखिर में ग्राहक संतुष्ट हो जाए उस वस्तु का उपयोग करके, वहाँ तक की प्रक्रिया विपणन कहलाती है। जबकि उत्पाद विक्रय की जो प्रक्रिया है वो वस्तु के उत्पादन के बाद शुरू होती है और जो ही विक्रय हो जाता है वस्तु का, ये खत्म हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जैसे ये एक बड़ा पथ है विपणन और इसका एक छोटा सा खंड है विक्रय, इसलिए इसको छोटा कहा गया है। तो केंद्र बिंदु भी अलग अलग है, इनकी रणनीतियाँ भी अलग है। इसकी रणनीति में 4P है, इसकी रणनीति में ओनली 1P है। तो इस प्रकार से विपणन और विक्रय कला या विक्रय में अंतर है। इसके बाद आप विपणन की ये प्रक्रिया समझिए तो आप समझ पाएंगे कि विपणन की प्रक्रिया में कितने तत्व है। इनफैक्ट 12 टर्म या पद हैं। विपणन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य या क्रियाएं संपादित की जाती है। कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर विपणन की परिभाषा में, कुछ और जोड़ दिए इसमें। तो पहली है बाजार सूचनाओं का एकत्रण और विश्लेषण। बाजार से सूचनाएं एकत्र करना कि किस प्रकार की वस्तुएं उपभोक्ता को पसंद है, किस प्रकार की वस्तुएं वो यूज़ करना चाहते हैं, किस प्रकार की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, ऐसी सूचनाएं एकत्र करना, फिर उन सूचनाओं का विश्लेषण करना। फिर दूसरा है विपणन नियोजन, यानी विपणन जो कार्य किया जाएगा उसका पूरा प्लान तैयार करना, विपणन नियोजन। फिर है उत्पाद का डिज़ाइन करना और विकास करना कि उत्पाद कैसा होगा उसका पहले से ही एक डिज़ाइन तैयार किया जाए। फिर मानकीकरण और ग्रेडिंग्स, मैंने पहले ही बताया मानकीकरण का अर्थ है एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि इस प्रकार का उत्पाद बनाया जाएगा। फिर ग्रेडिंग का अर्थ है कि जैसे 3 प्रकार के उत्पाद है, ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार, तो उनको 3 ग्रुप में बांट देना, ग्रेडिंग्स। फिर है पैकेजिंग और लेबलिंग, नीचे आएगा ये आप देख लेंगे अभी। ब्रांडिंग का अर्थ है उसका नामकरण करना। उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना यानी प्राइसिंग, उत्पाद का मूल्य क्या होगा। उत्पाद बन जाता है उसके बाद उसका स्टोरेज करना, संग्रहण। फिर भौतिक वितरण यानी प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर्स P2C तक वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें परिवहन का भी ध्यान रखना। और संवर्धन का अर्थ है उसको प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से विज्ञापन का जैसा ही मिलता जुलता यह एक टर्म है। और फिर है ग्राहक सेवा सहायता, और लास्ट में माल बेच भी दिया जाता है तो ग्राहकों की सेवा करना कि उसमें किसी प्रकार की कमी आ रही है, वस्तु में किसी प्रकार के डिफेक्ट आ रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए ग्राहकों को सहायता प्रदान करना। तो विपणन के उपयुक्त पद में ये उपयुक्त प्रक्रिया में कुछ पद प्रयुक्त हुए हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो ग्रेडिंग शब्द आया, श्रेणीकरण। ग्रेडिंग का क्या अर्थ है कि एक जैसी विशेषता या गुणवत्ता वाली वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखना। ग्रेडिंग का मैंने अर्थ बताया, श्रेणियों में बांटना, ग्रुप में बांट देना। जैसे किसी वस्तु के 3 ग्रेड बना दी साहब, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। आप देख सकते हैं जैसे चाय के अंदर चाय के विभिन्न ब्रांड है, उसमें ये आपको दिखाई दे जाएगी।
सिल्वर ब्रांड, गोल्ड ब्रांड और डायमंड। सिल्वर थोड़ी सस्ती रहेगी, गोल्ड उससे महंगी और डायमंड सबसे महंगी। तो ये कहलाता है श्रेणीकरण। लेबलिंग का अर्थ क्या है कि वस्तु की जो पैकिंग है उसके ऊपर एक चिट लगी हुई आप देख सकते हैं। उस चिट में वस्तु और उसके उत्पादक के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि वस्तु किसने बनाई है, मैन्युफैक्चर कौन है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसका मूल्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड लेबलिंग। उसके बाद है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का अर्थ आप समझ सकते हैं वस्तु का नाम रखना, लेकिन वो अन्य प्रतियोगियों से भिन्न होना चाहिए। फिर है पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ है उसको किसी बॉक्स या पैक में रखना वस्तु को। क्यों? ताकि उसको क्षति से बचाया जा सके, परिवहन में भी सुविधा हो, इसलिए उसको किसी बॉक्स में रखना, ये पैकेजिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से बॉक्स में या पैक में रख सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं। कई बार 1 2 3 पैक होते हैं, वस्तु के बिल्कुल निकट एक पैकिंग होती है। जैसे आप शेविंग क्रीम में देख सकते हैं कि शेविंग क्रीम की एक ट्यूब होती है, फिर ट्यूब एक आप देख सकते हैं एक छोटे से डिब्बे में आपको प्राप्त होती है, और फिर वो डिब्बा जो है एक बड़े से बॉक्स में रख के प्रोड्यूसर से वितरक के पास आता है। तो इस प्रकार से 3 पैकिंग हो सकती है, 3 4 वो सुविधा उसकी परिवहन के हिसाब से उसको क्षति से बचाने के लिए पैकेजिंग की जाती है। कई वस्तुओं पर केवल एक ही पैकेजिंग होती है, कई पर 2 पैकेजिंग होती है, इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। अब आया है एक और टर्म कि विपणन मिश्रण की अवधारणा। ये हम अभी 4 जो शब्द 4P देखें, वो 4P इसमें आएंगे। विपणन मिश्रण की अवधारणा यानी मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। विपणन की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार की गई नीतियों और निर्णयों को ही विपणन कहते हैं। तो सिंपल विपणन मिश्रण कहते हैं, सिंपल है बिल्कुल। जितनी भी पॉलिसी आपने विपणन की क्रिया कार्यों को करने के लिए बनाई है, जितने भी डिसीजन आपने विपणन के कार्यों को करने के लिए लिए हैं, उन सब का योग कहलाता है विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण के अंतर्गत 4 चरों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अब 4 चर कौन से हैं? वही 4P है, और प्रत्येक चर के संबंध में अनेक निर्णयों के समूह होते हैं, अतः इनको सम्मिश्रण यानी मिक्सचर कहा जाता है। ये 4P आप देख सकते हैं। पहला तो उत्पाद के संबंध में आप निर्णय लेंगे, उसको जितने भी निर्णय और नीतियां बनाएंगे उत्पाद के संबंध में, वो कहलाएगा उत्पाद मिश्रण यानी प्रोडक्ट। दूसरा, आप मूल्य के संबंध में निर्णय नीतियां लेंगे कि मूल्य ज़्यादा रखना है, कम रखना है, प्रतियोगियों के बराबर रखना है, उनसे कम या ज़्यादा कैसा रखना है, वो कहलाएगा मूल्य मिश्रण। फिर उसके बाद संवर्धन। संवर्धन का अर्थ है उस वस्तु को प्रमोट करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस वस्तु की जानकारी पहुँचे, उस वस्तु के खरीदने के लिए लोग तैयार हो, तो उसको कहेंगे संवर्धन मिश्रण। और चौथा है स्थान मिश्रण कि कहाँ वो वस्तु बेची जाएगी, वस्तु का स्टोरेज कहाँ होगा, इससे संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, वो स्थान मिश्रण है। तो 4 आ गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। यानी विपणन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय और नीतियाँ विपणन मिश्रण कहलाते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला एक पॉइंट और आता है, ये हमारे एथिक्स में भी है और हमारे समाजशास्त्र में भी है, तो आप इसको अच्छे से देखें। हिस्ट्री में भी है ये। तो रित की अवधारणा। रित जो है हिस्ट्री का वैसे टर्म है, पर यह हमारे समाजशास्त्र में भी इसको शामिल किया है, और एथिक्स के जो पोर्शन है उसमें भी शामिल किया है। तो इसको आप अच्छे से देखें। रित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की एक री क्रिया है उससे हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्थिर किया हुआ या जाने का मार्ग। री का अर्थ है स्थिर किया हुआ, पहले से फिक्स्ड, और जाने का मार्ग। तो रित में हम यही देखेंगे कि कुछ नियम है, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो पहले से नियत है और अब लोगों को उसका पालन करना है, वो रित है। ये वैदिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वैदिक चिंतन यदि आप पढ़ें वैदिक साहित्य, तो उसमें रित का बार बार जिक्र किया गया है। इसका ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका उल्लेख है, और ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। तो ये ध्यान रखें, पुरुष सूक्त में है ऋग्वेद के, और ब्रह्मा से उत्पत्ति इसकी मानी गई है। अब रित के 2 भाग कर दिए हैं, एक तो प्राकृतिक व्यवस्था
और दूसरा नैतिक व्यवस्था। प्राकृतिक नियम या नैतिक नियम कह लें, या प्राकृतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था कह लें। अब क्या है प्राकृतिक, समझिए पहले कि प्रकृति उसके लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करती है। प्राकृतिक व्यवस्था यानी रेत के दो भाग कर दिए, प्रकृति के लिए कुछ नियम बनाए हैं और कुछ नियम व्यक्तियों के लिए या समाज के लिए बनाए हैं, और दोनों को ही इन नियमों का अच्छे से पालन करना है। अच्छे से पालन करेंगे तो किसी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी, और अन्यथा अराजकता या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। जैसे प्रकृति के लिए जो नियम बना है, प्रकृति उसका पूरी तरह एक्यूरेट पालन करती है। जैसे दिन रात का बनना, हमेशा दिन रात का बनना, आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिन कब उगेगा, रात कब होगी, ये सारा प्रकृति अपने आप नियत करती रहती है। ऋतुओं का आगमन ये प्रकृति का काम है, हमारा नहीं है, प्रकृति अपना आप इसको फॉलो करती रहती है। नदियों का सागर की ओर प्रवाहित होना, ये बिल्कुल प्रकृति में, नदियाँ सागर में ही जाके मिलती है, सागर आके नदियों में नहीं मिलता है। समुद्र का अपनी सीमा में रहना, समुद्र में कितनी भी नदियाँ गिर जाए, कितना भी नदियों का जल गिर जाए, फिर भी समुद्र का जो है अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। कुछ आप कह सकते हैं कि जैसे सुनामी आती है तो उसने उल्लंघन किया, लेकिन सुनामी इसलिए आई कि व्यक्तियों ने, समाज ने पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचाई, पर्यावरण के प्रति जो उनके नियम है, जो नैतिक व्यवस्था, उसका पालन नहीं किया, इसलिए प्रकृति ने भी अपने नियम तोड़े। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नैतिक व्यवस्था देखिए, समाज के लिए, उसके संचालन के लिए निर्मित नियम। तो जो समाज के संचालन के लिए निर्मित नियम है वो नैतिक व्यवस्था है, और प्रकृति के संचालन के लिए नियम है वो प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे चोरी नहीं करना, अन्न जल को नष्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। अन्न और जल का बहुत ज़्यादा दुर्व्यय किया जाता है, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा जो है प्लेट में भरकर लोग ले लेते हैं, खाते हैं नहीं, और फिर उसको झूठा डालते हैं, ये दुर्व्यय है। जल का भी आप देखते हैं, पानी बचाने के लिए प्रयास लोग नहीं करते हैं। यज्ञ करना, स्त्री का बलात्कार नहीं करना, तो ये इस प्रकार से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यक्तियों के लिए, समाज के संचालन के लिए बनाई गई है, और व्यक्तियों को उसका पालन करना चाहिए। और जो जो आप इनका पालन नहीं करेंगे, जो जो आप जो है इनके ऊपर नहीं चलेंगे, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। ये वैदिक चिंतन का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम आज आधुनिक चकाचौंध में पश्चिमी देशों के प्रभाव में भूलते जा रहे हैं। अतः जिस प्रकार प्रकृति अपने लिए निर्धारित नियमों का पालन करती है, उसी प्रकार समाज को भी नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। तो कई ऐसी चीज़ें होगी जो आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके साथ होगी, क्योंकि आपने प्रकृति जो ऋत के जो नियम हैं समाज के संचालन के लिए, उनका पालन नहीं किया है। देवता, एक वरुण देवता का उल्लेख हमारे पौराणिक साहित्य में भी है और वेदों में भी है। तो वरुण को ऋत का रक्षक माना गया है। वरुण जो है देखता रहता है कि ऋत की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, और इसका उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसको दंड देने का अधिकार वरुण को है। ये बात मैंने बताई कि जो जो आप इस नैतिक व्यवस्था में पतन की ओर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के संकट आ रहे हैं। कोरोना भी उसका ही एक उदाहरण है। ये मानव के कहीं न कहीं लालच, मानव के स्वार्थ ने ऐसे वायरस को मैनिपुलेट किया है, और आज ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऑक्सीजन की कमी हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो भी कहीं न कहीं हमारे वृक्षों के प्रति बचाना नहीं है, वृक्षों को काटना है, इस प्रकार के कृत्य हम करते हैं, तो उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। तो ऋत का पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऋत केवल व्यक्तियों जो समाज के लोग हैं उनके लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी पालन है, और यदि वो भी इसका पालन नहीं करते हैं तो वो भी दंड के भागी माने गए हैं, यानी वरुण को अधिकार है कि उनको भी दंड दें। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ऋत का। ऋत से ही विधि यानी कानून का विकास हुआ, और ऋत से ही धर्म का विकास हुआ। धर्म का अर्थ यहाँ ये नहीं है आपके मजहब या संप्रदाय पंथ नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य।
तो कर्तव्य किसी व्यक्ति का क्या होगा, इसकी जो है कंसेप्ट रित से ही निकली है। तो रित से ही कानून, रित से ही धर्म यानी कर्तव्य का उद्गम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नीति शास्त्र का एक और पॉइंट आता है सत्यनिष्ठा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में है। इसको आप देखें, ये लोक प्रशासन का जो सिलेबस है उसमें भी है, और आपके जो ये इसका नीति शास्त्र का जो सिलेबस है एथिक्स का, उसमें भी है। तो दोनों में है ये, इसको आप अच्छे से देखें। सत्यनिष्ठा क्या चीज़ है? सत्यनिष्ठा को अंग्रेजी में इंटेग्रिटी कहा गया है, और इंटीग्रेशन सबसे ये निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़े रहना या एकीकरण। किसी चीज़ के साथ शाब्दिक अर्थ है जुड़े रहना। आप किसी के साथ जुड़े रहते हैं तो आप सत्यनिष्ठ हैं। तो आगे देखिए किस प्रकार से ये आया है। अतः सत्यनिष्ठा का आशय किसी चीज़ कल्याणकारी मूल्यों से संपूर्ण रूप से जुड़ा रहना। तो पहले तो इतना ही अर्थ याद रखिए, आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लेते हैं सत्यनिष्ठा को, कि किसी कल्याणकारी चीज़ के साथ आप एडहेरेंस रखते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आप सत्यनिष्ठ हैं। आगे देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, आंतरिक सुसंगति से है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आंतरिक सुसंगति यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये क्या है समझे। सुसंगति में भी दो चीज़ें आएगी, देखिए आप, नैतिक सिद्धांतों के मध्य सुसंगति आएगी, और नैतिक सिद्धांत और व्यवहार, जिसे CAB कहा गया। CAB को हम आगे देखेंगे, CAB का एक मॉडल देखेंगे तब समझेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखें, व्यवहार के मध्य सुसंगति, यानी सुसंगति भी दो चीज़ें। सत्यनिष्ठा की परिभाषा एक बार फिर आप देख लें, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम की परिभाषा है, ये पूछी जाती है कि सत्यनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जुड़े रहना। इसका मतलब है किसी कल्याणकारी चीज़ से संपूर्ण रूप से जुड़े रहना। और दूसरा है आंतरिक सुसंगति। अब आंतरिक सुसंगति दो प्रकार की है। एक तो है नैतिक सिद्धांतों के मध्य सुसंगति। अब यह है कि दो प्रकार के सिद्धांत है आपकी, एक व्यक्ति ने दो प्रकार के सिद्धांत बना रखे हैं, A और B। अभी उदाहरण हम देखेंगे। A और B में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है, होना चाहिए। यह है सिद्धांतों के मध्य सुसंगति। फिर उन सिद्धांत ABCD 4 प्रकार के सिद्धांत उसने बना रखे, उनका और उसके बिहेवियर का, उसके व्यवहार का, यानी सिद्धांत उसने बना रखा है कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन वो खुद चोरी करता हुआ पाया जाता है। सिद्धांत बना रखा है भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन वो खुद घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो व्यवहार में जो आपने सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों में 2, 4, 5, 10, 20 जो भी आपके सिद्धांत हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ यह है सिद्धांतों के मध्य सुसंगति। और फिर सिद्धांत और बिहेवियर, आपके व्यवहार के बीच में भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति का आचरण या व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति चाहे सम हो या विषम हो, कैसा होना चाहिए, उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में जो है व्यक्ति का आचरण या व्यवहार जो है ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने सिद्धांत बनाए। नैतिक सिद्धांत स्वयं भी वस्तुनिष्ठ आधार पर ऑब्जेक्टिव ग्राउंड यानी वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होने चाहिए। यानी सिद्धांतों में भी यह नहीं है कि सिद्धांत बदल जाते हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। आगे देखिए, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठा, एक सत्यनिष्ठा का यह अर्थ भी लोक प्रशासन में काफ़ी चलता है कि सत्यनिष्ठा का मतलब है कि बाहरी दबावों और प्रलोभनों से मुक्त होकर कार्य करना। ये बिल्कुल ये उत्पाद है उस परिभाषा का कि जब आपके सिद्धांत, पहली चीज़ तो आप किसी के साथ एकनिष्ठ होकर जुड़े रहेंगे, जैसे ईमानदारी, आपके ड्यूटी, इनके प्रति आपके उत्तरदायित्व, इनके प्रति एकनिष्ठ होकर जुड़े रहेंगे। प्लस आपके जो सिद्धांत हैं उनमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा। प्लस आपके सिद्धांत और व्यवहार में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा। आप हर परिस्थिति में समान आचरण करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा
कि आप किसी भी बाहरी दबाव या प्रलोभन से बिल्कुल मुक्त होकर कार्य करेंगे, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निष्पादन करेंगे। ये दो उदाहरण देखिए, केशव चंद्र सेन और महात्मा गांधी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहले महात्मा गांधी का उदाहरण देखिए। सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या कोई अंतर आता है क्या? सार्वजनिक जीवन में कहते हैं सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, और खुद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य अहिंसा का पालन करते हैं। यह है सुसंगति। अब देखिए कि सुसंगति न हो के असंगति कैसी होती है। केशव चंद्र सेन के उदाहरण में देखिए, सार्वजनिक जीवन में क्या उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, ये इसको एक कुरीति माना और खूब विरोध किया, लेकिन खुद उन्होंने अपनी 12 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया। तो ये व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने इस नैतिक सिद्धांत को नहीं अपनाया, यह है असंगति। तो सुसंगति और असंगति में यह अंतर आपको ध्यान में रखना है। और नीचे कुछ टर्म दिए हैं। आंतरिक सुसंगति यानी सिद्धांत और व्यवहार में सुसंगति होनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, और लेकिन स्वयं घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आप व्यक्तिगत जीवन में भी कहते हैं भ्रष्टाचार गलत है, सार्वजनिक जीवन में भी आप कहीं भी बोलते हैं, कहीं भी बात करते हैं, अपना कामकाज करते हैं, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी आप मानते हैं इंटरनली कि जो है भ्रष्टाचार पाप है, लेकिन आप खुद व्यवहार में क्या करते हैं, घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। ये आंतरिक असंगति का उदाहरण है। फिर नैतिक मूल्यों में सुसंगति यानी दो प्रकार के नैतिक मूल्य हैं, उनमें विरोधाभास न हो। जैसे समानता के सिद्धांत को तो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि साहब धनिकों पर सरकार ऊंचा कर क्यों लगा रही है, तो ये तो गलत बात होगी। धनिकों पर ऊंचा कर लगाया जाएगा तभी तो जो है जो कम आय वाले व्यक्ति हैं उन पर कम कर लगाया जाएगा, तभी तो समानता स्थापित होगी। तो एक तरफ तो आप समानता की डेंगियाँ हाँकते हैं, लेकिन आप धनिकों पर, आप क्योंकि खुद धनी हैं इसलिए आप विरोध करते हैं कि साहब धनिकों पर ऊंचा कर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही स्वच्छता, ये नैतिक मूल्यों में दो नैतिक मूल्यों में देखिए विरोधाभास का उदाहरण है ये। स्वच्छता का आप समर्थन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि स्वच्छता आप अपने घर तक ही रखते हैं, बाहर की स्वच्छता का यानी व्यक्तिगत जीवन की स्वच्छता का समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर की स्वच्छता यानी आपके घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके आप किस पे डाल देते हैं, सड़क पे डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ असंगति के उदाहरण हैं नैतिक मूल्यों में। इस प्रकार से ये हमारी सत्यनिष्ठा की कंसेप्ट हुई। थोड़ी सी मैं ये जो है 50 शब्द 20 शब्द का थोड़ा सा इसमें पालन न करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। परीक्षा में जो है पूछा जाता है 20 शब्दों में, तो आप इसमें से छांट के 20 शब्द ही लिखने का प्रयास करें, या 50 शब्दों में पूछा जाता है तो उस हिसाब से लिखें। लेकिन मैं यहाँ कोशिश ज़्यादातर चीज़ों को 50 शब्दों में रखने की कर रहा हूँ, ताकि 20 शब्दों में भी आप उस पर लिख सकें और कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो जाए। अब देखिए निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, ये भी लोक प्रशासन और नीति शास्त्र दोनों के सिलेबस में है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका आशय है किसी, ये सिंपल है बिल्कुल, इसका आशय है किसी पूर्वाग्रह या मूल्य या हित के कारण पहले से ही किसी के पक्ष या समर्थन में किसी पक्ष के समर्थन या विरोध में नहीं होना। ये क्लियर है। देखिए आप पहले से ही किसी पार्टी के या तो समर्थन में हो जाते हैं या विरोध में हो जाते हैं, तो आप निष्पक्ष नहीं हैं। आप निष्पक्ष कब हैं? जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी आपके जो निजी मूल्य है या आपका निजी हित है उसको दरकिनार करते हुए किसी भी पार्टी, दो पार्टी, आप मान लीजिए कहीं कोई आप उपखंड अधिकारी हैं और दो परिवारों में या दो समुदायों में या दो वर्गों में किसी प्रकार का झगड़ा हुआ है, किसी प्रकार की अशांति भंग हुई है, और अब आपको उसको देखना है, तो आप पहले से ही किसी एक के पक्ष में हो जाते हैं और दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, तो आप निष्पक्ष हैं। तो फिर क्या करें? अतः देखिए फिर आप क्या करेंगे? अतः जो हमसे संबंधित है उसे अवैध रूप से हम लाभ पहुंचाएंगे,
और जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमसे संबंधित नहीं है, उसे कोई हम क्या कर देंगे, हानि पहुंचाएंगे, जबकि यह नहीं होना चाहिए, तब आप निष्पक्ष हैं। अब विभिन्न विद्वान निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी और एक और शब्द वस्तुनिष्ठा ऑब्जेक्टिविटी को एक ही अर्थ में लेते हैं। बहुत से विद्वान इनको अलग अर्थों में लेते हैं, बहुत से एक में ही लेते हैं। नोलन समिति जो एक ब्रिटेन में बनी थी, लोक सेवाओं में सुधार किस प्रकार से किया जाए, इसके ऊपर नोलन समिति का गठन किया था ब्रिटेन में। उसने वस्तुनिष्ठता को वस्तुनिष्ठता शब्द का ही प्रयोग किया है निष्पक्षता के लिए। उसने निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को एक ही बताया है। और वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है, जब भी आपसे पूछे तो ये अर्थ लिखे वस्तुनिष्ठता का। इसका सिंपल अर्थ है कि आप तथ्यों को देखें, तथ्यों का कठोर विश्लेषण करें और फिर कोई निर्णय लें, ये वस्तुनिष्ठ है। यानी आप फैक्ट देखें, दो समुदायों में झगड़ा हुआ है, आप देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ ख़त्म हुआ, इस दौरान किसकी कितनी गलती है, किसने क्या किया, ये चीज़ देखें। नहीं कि आप किसी एक समुदाय को पहले से ही बुरा मान लें और दूसरे को अच्छा मान लें, ये नहीं होना चाहिए। तो ये है वस्तुनिष्ठता। आपका जो निर्णय है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल का अर्थ है विवेकशील। निर्णय विवेक पर आधारित होना चाहिए, न कि इमोशनल होना चाहिए, यानी भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो दो शब्द हैं, विवेक, खूब चर्चा होती है, विवेक और भावनाएं। तो विवेक पर आधारित होना चाहिए आपका निर्णय, न कि भावनाओं पर आधारित। जैसे कल्पना, विचार, मान्यता, मूल्य, इनके ऊपर आपका निर्णय आधारित नहीं होना चाहिए। नोलन समिति के अनुसार सार्वजनिक ये आगे देखिए, नोलन समिति ने विवेकशीलता की इसकी वस्तुनिष्ठता की क्या परिभाषा दी है कि जब भी आप कोई सार्वजनिक कार्य करें, सार्वजनिक कार्य कैसे करें, आप नियुक्ति करें, जैसे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में आप मेंबर हो, चेयरमैन हो, या सरकार में कोई मंत्री हो या कोई बड़े लोक सेवक हो, फिर आप किसी को पुरस्कार दें, किसी को नियुक्त करें, किसी के साथ संविदा करें यानी कॉन्ट्रैक्ट करें। सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है बहुत से माल सप्लाई के लिए निजी व्यक्तियों के साथ, या लोगों में लाभ का वितरण करें, तो उस समय आप केवल और केवल एक चीज़ का ध्यान रखें, दैट इज़ योग्यता यानी मेरिट को आधार बनाना चाहिए। जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उनको देना जो पूर्व निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं। जैसे सेना में चयन करते समय आप बिल्कुल जो सेना में चयन के मापदंड है कि लंबाई इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, इन चीज़ों का आप पालन करें और फिर उसका चयन करें। बीपीएल परिवार का चयन करना हो, बीपीएल परिवार का चयन किया जाता है गांव ग्राम पंचायत से या वार्ड से या पंचायत समिति से, तो उसके निश्चित मापदंड है, उनको आप देखें और फिर चयन करें। एक आरक्षण के ऊपर भी कुछ कहा जाता है कि क्या आरक्षण फिर निष्पक्षता का जो है विरोध है क्या, निष्पक्षता के खिलाफ है क्या? बिल्कुल नहीं। निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता का उल्लंघन आरक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सकारात्मक भेदभाव पर आधारित है, जो न्याय की स्थापना और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी ये उन लोगों को आरक्षण प्राप्त हो रहा है जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं। अब तो खैर आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दिया जाने लगा है। तो जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, पीछे रह गए हैं, उनको थोड़ा आगे लाने के लिए ये सकारात्मक भेदभाव है, न कि निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का उल्लंघन है। चलिए, एक शब्द और आ रहा है इसी में, और ये भी आपके बिल्कुल दोनों के सिलेबस में है। बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही जो है सुंदर टर्मिनोलॉजी ये आ रही है, आप इनको अच्छे से तैयार करें और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है। ये गैर पक्षधारिता, नॉन पार्टीशनशिप। अब इसको आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ये निष्पक्षता जैसा है। गैर पक्ष, निष्पक्ष का मतलब किसी भी पक्ष में नहीं, गैर पक्ष का फिर वही अर्थ है कि नॉन पार्टीशन यानी किसी भी पक्ष में नहीं, लेकिन ये अलग है। ये मुख्य रूप से राजनीतिक दल किसी हित समूह के प्रति निष्ठा न रखते हुए तटस्थ भाव से राजनीतिक नीतियों को लागू करना है। ये जो है पॉलिटिकल संदर्भ में ये कंसेप्ट है। पॉलिटिकल के साथ साथ कुछ हित समूह या दबाव समूह भी बने हैं, जैसे
किसान यूनियन बनी है तो किसान यूनियन में भी 2-3 है, भारतीय किसान यूनियन, ये यूनियन, ऐसे ही व्यापारिक एसोसिएशन बनी है, विद्यार्थियों की जो है संगठन बने हैं, मजदूरों के संगठन बने हैं। तो ये हित समूह या दबाव समूह है। तो आप किसी भी हित समूह या दबाव समूह के प्रति किसी भी प्रकार की निष्ठा न रखें, राजनीतिक दल और हित समूह, दबाव समूह, और बिल्कुल तटस्थ होकर आप जो सरकार ने निर्णय लिए हैं यानी राजनीतिक नीतियां, उसको आप लागू करें। यही एक प्रशासक का काम है। सरकारें आती है जाती है, कभी इस दल की आएगी कभी उस दल की आएगी, लेकिन आपका कार्य है कि सरकार ने चाहे किसी भी दल की हो, उसने एक डिसीजन किया है, उस डिसीजन को लागू करना। अब ये गैर पक्षधारिता को ही एक शब्द और दे दिया जाता है, तटस्थता। तो तटस्थता के भाव में भी इसको लिया जाता है न्यूट्रल, यानी न तो इस पक्ष में न इस पक्ष में, न्यूट्रल कहलाएगा। मास्टरमैन समिति जो बनी ब्रिटेन में, फिर वो इस सिविल सेवाओं में सुधार के लिए ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण समितियां हैं, नोलन समिति और मास्टरमैन समिति। तो इसने भी ब्रिटिश लोक सेवा का सबसे बड़ा गुण इसी चीज़ को बताया है कि ब्रिटिश लोक सेवा हमेशा तटस्थ रही है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकारें क्रमशः बदलती रही है, लेकिन वहाँ की नौकरशाही जो है, वहाँ की लोक सेवा है, हमेशा तटस्थ भाव से, चाहे लेबर पार्टी की सरकार हो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हो, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और एक शब्द लास्ट और ले लेते हैं, कर्तव्य यानी ड्यूटी। एक तो शब्द कर्तव्य के लिए पहले आया था, धर्म ही कर्तव्य है, कि जो आपका काम जो आपको करना चाहिए वही आपका कर्तव्य है और वही आपका धर्म है। तो गीता का भी हम इसमें देखेंगे, गीता का जो है पोर्शन हमारे इस नीति शास्त्र में है। तो गीता में भी धर्म का अर्थ क्या कहा गया है, धर्म बराबर कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिया, गीता उपदेश, तो उसमें अर्जुन को धर्म के पालन के लिए प्रेरित किया, और धर्म का अर्थ वहाँ पर सीधा सीधा होता है कर्तव्य। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि गीता में भी धर्म बराबर कर्तव्य बताया गया है। और कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का अर्थ है जो आपको करना है, जो आपको दिया गया काम है, उस काम को आपको करना है, वही कर्तव्य है। तो कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ है करने योग्य, यानी जो आपको करना है वही आपका कर्तव्य है, जो आपको करना चाहिए। ड्यूटी को देखिए किस तरह से शब्द में पिरोया गया है, वॉट इज ड्यू, जो आपको ड्यू है, जो आपके लिए ड्यू है, जो आपको करना है, वही कर्तव्य है। अतः विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते जो हमें करना चाहिए वही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने प्रति भी कर्तव्य होता है कि वो स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, परिवार के प्रति भी होता है कि परिवार का पालन पोषण करे, और समाज के प्रति भी होता है कि समाज में प्रेम और शांति के साथ, सद्भाव के साथ, सहयोग के साथ रहे। ये कुछ कर्तव्य होते हैं जो उसको करने ही चाहिए। एक शब्द आता है नैतिक बाध्यता। क्या है, कर्तव्य का ज्ञान होने पर, जब व्यक्ति को कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया, तो मनुष्य को उसे करने की एक अंदर से एक बाध्यता महसूस होती है, कि बाध्यता फील होती है कि नहीं, मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो उस बाध्यता को कहते हैं नैतिक बाध्यता। लोक प्रशासन में हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। एक शब्द आता है कर्तव्य, एक शब्द आता है आपका उत्तरदायित्व, ये हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन में, और एक आता है आपकी जवाबदेहिता। इनको थोड़ा सा आप यहीं पे देख लें। कर्तव्य का अर्थ होता है कि जो आपको काम दिया गया है और उस काम को आपको करना है, वो आपका कर्तव्य है। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि उस काम को आप सर्वश्रेष्ठ योग्यता से करें, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, सर्वश्रेष्ठ योग्यता से आप उसको करें, अच्छे से उस काम को करें। अब जवाबदेहिता का अर्थ है कि आपने उसको सर्वश्रेष्ठ योग्यता से या तो किया या नहीं किया, या बिल्कुल ही काम ही नहीं किया, यानी जैसे भी स्थिति हो उसके बाद उसका परिणाम निकलेगा कुछ न कुछ। उस परिणाम को लेकर आपको अपने उच्च अधिकारी, जो आपका सीनियर जो बॉस है, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा, वो जवाब देता है। तो कर्तव्य का अर्थ सौंपा गया काम, उत्तरदायित्व का अर्थ है
कि उस कार्य को आप अपनी पूरी योग्यता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से करें और जवाबदेहिता करते हैं उस किए गए काम के परिणाम को लेकर आपके बॉस को जवाब देना, ये जवाबदेहिता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।